नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस नंबर 14। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। क्वेश्चन पहला आज का, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सरसों खरीफ फसल नहीं है। फसलों का ऋतु के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के रूप में। व्यावसायिक फसलों को नकदी फसल नाम से भी जाना जाता है। नकदी फसलों में जूट, तंबाकू, कॉफ़ी, चाय, मसाले आदि आते हैं। जायद फसल में जो फसल खरीफ और रबी फसलों के बीच समय अपेक्षाकृत कम समय में तैयार होती है उसे कहते हैं। इनके उदाहरण जो होते हैं वो हैं ककड़ी, तरबूज, खरबूज इत्यादि। इन फसलों की बुआई जो होती है वो समय अधिक तापमान एवं तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोई जाती है और इन्हें अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान, ज्वार, मूंग, गन्ना, बाजरा, सोयाबीन, उड़द, जूट, सन इत्यादि हैं। नेक्स्ट है आज का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी मिजोरम। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिजोरम में मिलता है। नेक्स्ट है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, यानी विषुवतीय वनों में। अधिपादप मुख्यतः विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप जो होते हैं वो वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर रहते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते। नेक्स्ट है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर में उत्पन्न होती है। इसका वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। यह विश्व का कीमती पौधा है, सबसे कीमती पौधा है। भारत में केसरी खेती जम्मू के किश्तवाड़ तथा जन्नत कश्मीर के पामपुर के सीमित क्षेत्रों में अधिक होती है। विश्व में केसर उगाने वाले प्रमुख देश हैं स्पेन, ईरान, फ्रांस, इटली, रूस, ग्रीक, जापान, भारत आदि इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले मैदान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले मैदान को कहा जाता है। तो 5वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी दून। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को भाबर कहा जाता है। भाबर पेटी हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी गुजरात की। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है।
गुजरात की तट रेखा की लंबाई लगभग 1214 किलोमीटर है। विश्व में सबसे लंबी तट रेखा कनाडा देश का है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक धर्मपाल ने की। इस विश्वविद्यालय में वर्ज्ययान शाखा की पढ़ाई होती थी। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध विद्वान अतीश दीपंकर ने शिक्षा ग्रहण की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने तिब्बत में बौद्ध के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा के साथ व्याकरण, न्याय, दर्शन और भी कई महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले संभवतः बख्तियार खिलजी ही था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो था वो 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने इस्लामी कानून के आधार पर केवल 4 प्रकार के कर लगाए थे। खराज, जो लगान गैर मुस्लिम से लिया जाता था। फिर उस्र, जो मुसलमानों से भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। जजिया कर, जो हिंदुओं पर धार्मिक कर के रूप में था। फिर था चौथा जो है वो है जकात। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत। डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम भारत है। भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज हैं। यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 आयोजित किया था? दस नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई। तो आज का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई और अगस्त के बीच उपलक्ष्य पर झंडा फहराया था? 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई और जो अगस्त में मनाया गया था के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया था। यह महोत्सव तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों में कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 21 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था।
केंद्र सरकार ने आईटी और बीपी कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है और उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के माध्यम से लगभग 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया था या किया है? क्वेश्चन 14 है आज का। सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप का लॉन्च किया था या किया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रवासी रोजगार ऐप। नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 6 महीने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी चीन ने। हाल ही में चीन ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है। चीन ने इस समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र यानी डोकलाम सहित के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों भूटान को देने का प्रस्ताव किया है। तो चीन की राजधानी भी बीजिंग है, राष्ट्रपति जो है वो शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कंचियांग है। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्वनिधि जो योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों एवं फेरी वालों को आर्थिक मदद करना है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 तक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूंजी चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है। इसमें 7% वार्षिक सब्सिडी का भी प्रावधान है। यह स्कीम मार्च 2020 तक वैध था। नेक्स्ट है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर आज का 18 है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी दलाई लामा है। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक दलाई लामा हैं। और 2020 में जो चर्चित कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के नाम और उनके लेखक को थोड़ा जान लीजिए। तो पहला पुस्तक है
द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, इसे लिखा है मीनाक्षी लेखी ने। फिर है कर्मयोद्धा ग्रंथ, इसे लिखा है अमित शाह ने। फिर है टू पेडेंट माई लॉस्ट डे, इसे लिखा है श्री अय्यर ने। फिर है गैस्ट्रिक कैंसर, इसे लिखा है जितेंद्र सिंह ने। फिर है द एंड गेम, इसे लिखा है हुसैन जैदी ने। फिर है इफ इट ब्लीड्स, इसे लेखक हैं स्टीफन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ऑपरेशन रक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, ऑपरेशन रक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान से। ऑपरेशन रक्षक आतंकवाद विरोधी अभियान है जिसे भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में 1990 में शुरू किया गया था और आज भी जारी है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ ऑपरेशन हैं जो लगातार चलते रहे हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। ऑपरेशन सर्वविनाश, दूसरा है ऑपरेशन रंडोरी बेहट, तीसरा है ऑपरेशन मेघ राहत, चौथा है ऑपरेशन काम डाउन और पांचवा है ऑपरेशन गुडविल। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे फील्ड एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए यानी शेखर कपूर को। शेखर कपूर फिल्म निर्माता, अभिनेता तथा निर्देशक हैं। शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविज़न के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1960 में। यह संस्था जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है आज का, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मारिके लुकास। वर्ष 2020 का साहित्य क्षेत्र का प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मारिके लुकास को दिया गया है। मारिके लुकास जो है वो नीदरलैंड के निवासी हैं। इन्हें यह पुरस्कार द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। यह पुस्तक मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है किया है मिशेल ह्यूचिसन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेसक्राफ्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी चीन ने। चीन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बड़ी सफलता प्राप्त की है जब उसने दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया। इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से किया गया था। नेक्स्ट है, किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है आज का, किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को मापने वाला जो इकाई होता है उसे डॉप्सन कहते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से होता है। वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ओजोन संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट है, UEFA सुपर कप का संबंध किस खेल से है? आज का 24 नंबर क्वेश्चन है, UEFA सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, यानी फुटबॉल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रह में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 25 है आज का, निम्नलिखित ग्रह में से कौन सा वह ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी यानी बुध। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 26 है आज का, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी यानी रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है, इसमें कौन सा मरुस्थल है जो विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है? क्वेश्चन 27, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी यानी अटाकामा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी चिली में अवस्थित अटाकामा मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र भी है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी यानी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य उत्पन्न हुए गतिरोध के समाधान हेतु संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। अब तक संसद का 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। प्रथम बार संयुक्त अधिवेशन 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक पर बुलाया गया था। प्रथम बार कब बुलाया गया था? तो 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक पर बुलाया गया था। और वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम सोना का संगठन है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का, कृत्रिम सोना का संगठन है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी कॉपर एवं एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 30 को अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण से संरक्षण प्रदान करता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी यानी अनुच्छेद 20। संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं और प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है आज का कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी यानी राष्ट्रपति द्वारा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह अधिकार राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान में भाग 15 तथा अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक स्वायत्त निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है। निर्वाचन आयोग
मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी लोक चुनावों में मतदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से अपनाया गया है। यह मूल संविधान का भाग नहीं है। जो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो मूल संविधान का भाग नहीं है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, कोहरे को बेधने वाले लैंप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आज का कि कोहरे को बेधने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी Ne। कोहरे को बेधने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस नियॉन यानी कि Ne होता है। निम्न दाब पर नियॉन गैस में विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग की दीप्ति यानी रेड ग्लो उत्पन्न होती है, जिससे कोहरे को बेधने में की क्षमता होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है आज का, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन है आज का कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी संसद द्वारा। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उसकी प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है, उसके संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, केसिन होता है या फिर होती है क्या। 35 का आंसर बताइए आप लोग, केसिन होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रोटीन। केसिन जो होता है वो क्या होता है। तो ये एक प्रोटीन होता है। केसिन दुग्ध प्रोटीन होता है। केसिन स्तनधारियों प्राणियों के दूध में पाए जाने वाली फास्फोप्रोटीन है। यह कैल्शियम के सिनेट के रूप में होता है। इसके अलावा सोयाबीन में भी केसिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग सफ़ेद से लेकर पीला तक होता है। और जो प्रोटीन शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था जे बर्जिलियस ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की क्या बताती है। भारत में आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की क्या बताती है। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ऊंची आयात क्षमता को बताती है। ऊंची आयात क्षमता को बताती है, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आज का, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मलयालम। लक्षद्वीप के लोगों की भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे छोटा जो केंद्रशासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप ही है।
और भारत का सौर ऊर्जा परियोजना भेल द्वारा बंगारू द्वीप यानी लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। लक्षद्वीप की मुख्य भाषाएं मलयालम, जयश्री जो द्वीपी भाषा है, और अंग्रेजी आदि है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती और लिंगानुपात 946 है। लक्षद्वीप के द्वीप लैंगून जल क्रीड़ा व तैराकू हेतु जाना जाता है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय। नेक्स्ट है सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 38 है आज का। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी यानी 1993 में। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना वर्ष 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराता है जिससे वह स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार अस्थायी सामुदायिक परिपंथियों को निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचे सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकासकारी कार्यों की सिफारिश करेंगे। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है। 39 क्वेश्चन आज का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? 39 का आंसर हो जाएगा ए यानी सार्वभौमिक विधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? क्वेश्चन नंबर 40 है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी यानी शाहबाजगढ़ी का। शाहबाजगढ़ी अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पहला है शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा धौली, छठा सोपरा, सातवां एरीगोड़ी तथा 8वां है जौगढ़। अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और केवल 2 ही अभिलेख हैं, एक शाहबाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा का जो खरोष्ठी लिपि में है। तो इसी के साथ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 समाप्त होता है। और आप लोगों ने जितने भी 40 क्वेश्चन में आंसर सही किए होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।